हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं टीवी 9 डिजिटल और मैं हूं आपके साथ गुंजन मित्तल। फिर से आपका आपके अपने हेल्थ शो में स्वागत है, जिसका मकसद है आपको सेहतमंद रखना और आप तक हेल्थ से जुड़ी हर जानकारी पहुंचाना। आज हम चर्चा करेंगे पुरुषों में बांझपन की। आज 7 में से एक कपल बांझपन का शिकार हैं। बांझपन या इनफर्टिलिटी। हालांकि कुछ दशक पहले बांझपन को सिर्फ और सिर्फ महिलाओं की समस्या माना जाता था, लेकिन आज 55 से 57% मामलों में निसंतानता के लिए पुरुष बांझपन एक बड़ा कारण है। आखिर बांझपन की ये समस्या इतनी क्यों बढ़ती जा रही है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं इनफर्टिलिटी एंड आईवीएफ कंसल्टेंट डॉक्टर रिदम आहूजा गुप्ता। डॉक्टर रिदम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू सो मच। डॉक्टर रिदम, हम सब जानते हैं कि पहले निसंतानता के लिए सिर्फ और सिर्फ महिला को जिम्मेदार माना जाता था, लेकिन हम सब जानते हैं कि शिशु के जन्म के लिए दोनों ही समान रूप से भागीदार हैं। ऐसे में पुरुष बांझपन की समस्या कितनी आम है? देखिए, जब भी हम किसी कपल को काउंसिल करते हैं, हमारे पास इन्वेस्टिगेशन के लिए आते हैं जब वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे होते। जी। तो जैसा आपने बोला, 7 में से एक कपल को, एक दंपति को आजकल इनफर्टिलिटी है। इनमें जब हम कारण ढूँढते हैं तो करीब 33% में सिर्फ महिला कारण पाई जाती है, 33% में सिर्फ पुरुष कारण पाए जाते हैं और बचे हुए 33 में महिला व पुरुष दोनों का ही योगदान होता है। तो करीब-करीब 50% इनफर्टिलिटी पुरुषों से संबंधित होती जी। है। इसलिए अकेले सिर्फ फीमेल को, महिला को जाँचना, परखना सही नहीं होगा। एज़ अ कपल दोनों की जाँचें कराना और कारण ढूँढना इनफर्टिलिटी का इम्पोर्टेंट है। ओके। डॉक्टर रिदम, अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आखिर पुरुषों में बांझपन की समस्या के मुख्य कारण क्या है? देखिए, पुरुषों में बांझपन जो है वो शुक्राणु के उत्पादन से संबंधित हो सकता है, शुक्राणु के किसी भी तरह से रुकावट में संबंधित हो सकता है, उनकी लाइफ़स्टाइल से संबंधित हो सकता है या फिर किसी तरीके की कोई बीमारी जो पूरे शरीर को अफ़ेक्ट करती है, कोई कैंसर, कोई सर्जरी जो टेस्टिस के एरिया में की गई हो ओके। या किसी केमिकल का एक्सपोज़र हो, रेडिएशन का एक्सपोज़र हो, रूटीन एक्टिविटीज़ जो बहुत ज़्यादा हीट एक्सपोज़र से रिलेटेड है, उन सभी संबंधित एक्टिविटीज़ में पुरुषों में बांझपन देखा गया है। ये सारी चीज़ें स्पर्म की क्वांटिटी और क्वालिटी, शुक्राणु की मात्रा और गति दोनों को प्रभावित करती हैं, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी आने में दिक्कत आ सकती है। ओके। जैसे कोई कपल आपके पास आता है डॉक्टर रिदम, तो क्या पहले आप महिला की जांच करते हैं या महिला और पुरुषों की समानता जांच होती है? तो पुरुषों में बांझपन की समस्या को डायग्नोज कैसे किया जाता है? देखिए, एक साथ ही जाँच करना उचित रहता है, क्योंकि यदि हम महिला की जाँच करते रहे और हमें बाद में पुरुषों में कारण मिले, जी तो बिल्कुल। इलाज पूरा बदल जाता है। हम्म। तो साथ ही दोनों के टेस्ट बताए जाते हैं। पुरुषों के लिए बहुत सिंपल, एक आसान एक ही टेस्ट कराया जाता है, जिसे सीमेन एनालिसिस कहते हैं। ओके। सीमेन एनालिसिस 2 से 3 दिन के गैप के बाद सैंपल दिया जाता है लैब में और उसमें शुक्राणु की मात्रा, उनकी गति, उनका आकार प्रकार, इस सभी चीज़ों पे कमेंट किया जाता है। इसमें साथ ही ये भी पता चल पाता है कि कोई किसी तरीके का इन्फेक्शन तो नहीं है जेनिटल एरिया का। ये सारी चीज़ें प्रेगनेंसी करने में दिक्कत करती है, तो अकॉर्डिंगली जो भी वैल्यू आती है उस हिसाब से ट्रीटमेंट आगे किया जाता है। यदि वैल्यूज़ बहुत कम होती हैं, तो आईवीएफ की ज़रूरत पड़ती है। हम्म। अगर वैल्यूज़ ठीक-ठाक रेंज की होती हैं, तो नेचुरली कंसेप्शन हो सकता है या सिंपल ट्रीटमेंट्स आईयूआई जैसा भी इलाज किया जा सकता है। ओके। तो क्या किसी पुरुष में जीरो स्पर्म काउंट भी होता है, और अगर ऐसी होती है स्थिति तो क्या उसका इलाज है? बहुत बार ऐसा देखा गया है कि स्पर्म काउंट जो है वो ज़ीरो होता है। इसकी रिपोर्ट को एज़ोस्पर्मिया कहते हैं। ओके। बहुत सारे कपल्स सिर्फ़ एज़ोस्पर्मिया की रिपोर्ट के साथ ही हमारे पास आते हैं। यदि किसी पुरुष में एज़ोस्पर्मिया है, तो सबसे पहले तो हम शुक्राणु की मात्रा देखते हैं कि अमाउंट सीमेन का कैसा है, कैसा नहीं है। यदि अमाउंट में ही कमी है, तो ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि कहीं किसी तरीके की रुकावट है स्पर्म के बाहर आने में। ओके। यदि अमाउंट ठीक रहता है, तो हार्मोनल इवैल्यूएशन किया जाता है पुरुष का। शुक्राणु जो है, ब्रेन से, दिमाग से निकलने वाले हार्मोन के द्वारा टेस्टिस में प्रोड्यूस किए जाते हैं। हम्म। इन हार्मोन को हम टेस्ट करते हैं और इसमें अगर कोई कमी पेशी पाई जाती है, तो इन हार्मोन्स को बाहर से सप्लीमेंट करके शुक्राणु को बढ़ाया जा सकता है। बाकी इसके अलावा हम टेस्ट करते हैं जेनेटिक कारणों के लिए।
कुछ जेनेटिक कारण ऐसे होते हैं जिसमें शुक्राणु नील होते हैं या बहुत कम होते हैं। ये जेनेटिक कारण वाई क्रोमोसोम से संबंधित हो सकते हैं और ये कभी-कभार फादर से सन में ट्रांसमिट भी होते हैं। जी। तो अगर किसी को फैमिली हिस्ट्री रही है कि फादर में शुक्राणु की मात्रा कमी थी, तो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि हम जेनेटिक टेस्ट करें। ओके। जो भी कारण हमें मिलता है, उस हिसाब से हम आगे ट्रीटमेंट प्रोसीड करते हैं। यदि हमारे हार्मोन की जांचें ठीक है, जेनेटिक कारण नहीं है, सिर्फ कोई रुकावट है शुक्राणु के बाहर निकलने में, तो बहुत बार स्पर्म रिट्रीवल टेक्निक, जैसे टेस्टिकुलर स्पर्म एक्सट्रैक्शन या एपिडिडमल स्पर्म एक्सट्रैक्शन द्वारा टेस्टिस से या एपिडिडमिस जो रास्ता होता है जहाँ से शुक्राणु आते हैं, वहां से डायरेक्टली निडल एस्पिरेशन से स्पर्म्स को निकाल के उसे महिला को प्रेग्नेंट करने में इस्तेमाल किया जा सकता है। ओके। डॉक्टर एकदम ये भी बताइए कि पुरुषों में बांझपन की समस्या को कैसे ट्रीट किया जाता है, इसमें कितना समय लगता है? कि पुरुषों में बांझपन का जो इलाज है वो कारण पे निर्भर करेगा। ओके। जैसा हमने बात की, यदि हार्मोन की दिक्कत है तो एक स्पर्म साइकिल करीब 3 महीने का होता है, तो 3 से 6 महीने का हार्मोन का इलाज एडिक्वेट रहता है स्पर्म प्रोडक्शन को इनिशिएट करने में और बढ़ाने में, ताकि हमें रिजल्ट्स मिल सके। हम्म। यदि कारण संबंधित है किसी सर्जिकल कॉज से, टेस्टिस की कोई सूजन है या कोई ट्यूमर है या वेरिकोसील है जो नसें फूल जाती हैं, ऐसा यदि कुछ है तो उसका ऑपरेशन किया जाता है और अगेन शुक्राणु वापस 3 से 6 महीने में दोबारा बन सकते हैं। यदि हमारी सारी जांचें नॉर्मल आती हैं और सिर्फ लाइफस्टाइल कारण है, स्मोकिंग से संबंधित, अल्कोहल से हम्म। संबंधित, किसी और ड्रग अब्यूज से संबंधित, फिजिकल इनएक्टिविटी, मोटापे से संबंधित, तो उसमें भी करीब 3 से 6 महीना लग जाता है। ओके। और अगर ये सब चीजें भी किसी पुरुष में नहीं है, तो केवल एंटीऑक्सीडेंट्स का जो हम ट्रीटमेंट देते हैं वो भी कम से कम 3 महीने तक दिया जाना चाहिए। तभी स्पर्म के कुछ पैरामीटर्स में फर्क हमें देखने को मिलता है। ओके। डॉक्टर मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपने जेनेटिक वजहें तो बताई, क्या बढ़ती उम्र भी पुरुषों में बांझपन के लिए जिम्मेदार है? उम्र जो है उतना नुकसान नहीं करती है जितना महिला में करती है। ओके। यदि हम एजिंग की बात करें, एक फीमेल में एजिंग 35 साल के बाद शुरू हो जाती है और हम्म। इसका असर अंडे की क्वालिटी और क्वांटिटी पे सीधा दिखने लग जाता है। हम्म। और पुरुषों में 45 से 50 साल के बाद ही शुक्राणु पे जो है उम्र का असर दिखता है। ओके। ये किस तरीके से दिखता है? या तो बार बार मिसकैरेजेस के चांसेस होते हैं, हम्म। स्पर्म के पैरामीटर्स कम हो जाते हैं, प्रेगनेंसी आने में समय लगता है। सो इन्हीं सब चीजों से हम इफेक्ट जो है एज का वो देख पाए हैं। कुछ ओके। कुछ रेयर सिंड्रोम्स होते हैं जेनेटिक, जो फादर की एजिंग के साथ एसोसिएटेड होते हैं। वो सिंड्रोम्स भी एडवांस पैटर्नल एज यानी बड़े पुरुषों से यूज किए गए शुक्राणु से संबंधित प्रेगनेंसी में पाए गए। अगला सवाल मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या हमारे सीडेंटरी लाइफस्टाइल और स्ट्रेस से भी पुरुषों की इनफर्टिलिटी पर असर पड़ता है? पुरुषों का जो स्पर्म काउंट है वो डायरेक्टली अफेक्ट होता है उनकी लाइफस्टाइल कैसी है उस पर। खाना पीना जिसमें हमारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स अगर नहीं है, एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं है, विटामिन सी, विटामिन डी, इन जिंक, इन सब की डेफिशिएंसी से स्पर्म प्रोडक्शन पे फर्क पड़ता है। दूसरा, एक्सरसाइज। बहुत ज्यादा एक्सरसाइज भी शुक्राणु को नुकसान करती है, पर एक सीमित मात्रा में यदि एक्सरसाइज की जाए और वजन को अपने कद के हिसाब से नॉर्मल रेंज में रखा जाए, यानी बीएमआई यदि नॉर्मल हो, तो स्पर्म एडिक्वेटली प्रोड्यूस होते हैं, अच्छी क्वालिटी के होते हैं और प्रेगनेंसी जल्दी आती है। बहुत सारे मेल्स जिम जाते हैं या स्टेरॉइड्स का सेवन करते हैं या इंजेक्शन यूज करते हैं। ये चीजें डायरेक्टली स्पर्म को नेगेटिवली अफेक्ट करती हैं। स्पर्म की क्वालिटी खराब होती है, उसकी मात्रा कभी कभी नील भी चली जाती है और अराउंड 3 से 6 महीने फिर लगते हैं इन सारी चीजों का असर जाने में और स्पर्म का प्रोडक्शन बेटर होने में। ओबेसिटी की बात करें, जितने भी फैट सेल्स होते हैं, जितने भी मोटापे से संबंधित सेल होते हैं, वो एक पुरुष के शरीर में मेल हार्मोन को फीमेल हार्मोन में परिवर्तित करते हैं, जिसकी वजह से जो फेशियल हेयर्स है, दाढ़ी है, उसकी ग्रोथ कम हो सकती है, ब्रेस्ट की एनलार्जमेंट हो जाती है पुरुषों में, और स्पर्म काउंट और मोटिलिटी खराब हो जाता है और प्रेगनेंसी आने में दिक्कत होती है। सो ओवरऑल एक बैलेंस डाइट जिसमें फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स हो, एक्सरसाइज इन अ लिमिटेड फैशन जिससे हमारा बीएमआई जो है वो नॉर्मल रहे,
और मेंटल स्ट्रेस जितना कम रहे लाइफ में, जी। उतना ज़्यादा स्पर्म क्वालिटी बेटर हो पाएगी। ओके। और क्या तरीके हैं अपनी फर्टिलिटी को बूस्ट करने के? फर्टिलिटी को बूस्ट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स को हटाना। यदि कोई किसी केमिकल प्लांट में एम्प्लॉयड है, लैपटॉप एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, हीट रेडिएशन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, कोई एक्सरे फर्म में काम, तो सबसे पहले तो इन सारी चीज़ों से प्रोटेक्टिव गियर्स का इस्तेमाल करें। सेकेंडली, जैसे हमने बात करी, अपनी डाइट को अच्छा रखें, हेल्दी बीएमआई ऑब्टेन करें, वजन को सीमित रेखा में रखें। थर्डली, जो स्मोकिंग है, स्मोकिंग बहुत ज़्यादा मोटिलिटी को अफेक्ट करता है। अगर यदि कोई करता है तो कम कर दे, कम है तो उसे बिल्कुल नील करने की कोशिश करें। अल्कोहल और ड्रग अब्यूज, ये भी स्पर्म क्वालिटी को खराब करते हैं। अपनी लाइफ से इन सब चीज़ों को हटाएं। मेंटल स्ट्रेस की बात करें तो मेंटल स्ट्रेस के लिए योगा और मेडिटेशन, प्राणायाम जैसी चीज़ों का अपनी लाइफ में इनकलकेट करें। ओके। डॉक्टर मुझे ये भी बताइए कि जिस तरह महिलाएं भविष्य के लिए एग फ्रीजिंग करवा सकती हैं, क्या पुरुष भी स्पर्म फ्रीजिंग करवा सकते हैं और इसका क्या प्रोसेस है? ये स्पर्म फ्रीजिंग हम कुछ पेशेंट्स को इलेक्टिवली ऑफर करते हैं, स्पेशली वो जिनको टेस्टिस का कोई कैंसर है या फिर जिन्हें किसी भी कैंसर की वजह से कोई कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी मिलने की उम्मीद है। ओके। उसमें क्या होता है, टेस्टिस में जो स्पर्म का प्रोडक्शन है वो इनहिबिट हो जाता है, रुक जाता है, तो हम स्पर्म्स को पहले ही एक्सट्रैक्ट करके उन्हें फ्रीज कर सकते हैं। ओके। जो बच्चे इस एज ग्रुप में, एडोलेसेंट एज ग्रुप में होते हैं, जिनमें स्पर्म प्रोडक्शन हो रहा है पर वो शायद सैंपल नहीं अच्छे से दे पाएंगे, उनमें स्पर्म्स डायरेक्टली टेस्टिस से प्रोड्यूस लिए जा सकते हैं, टेस्टिकुलर स्पर्म एक्सट्रैक्शन से। जो सैंपल दे सकते हैं उनके मल्टीपल सीमेन सैंपल को लैब में हम फ्रीज कर सकते हैं और ये सैंपल सालों साल तक फ्रीज किए जा सकते हैं। जब भी वो कैंसर मुक्त हो जाए तब वो आगे चल के इन स्पर्म्स के यूसेज से प्रेगनेंसी हासिल कर सकते हैं। ओके। इसके अलावा हम स्पर्म फ्रीजिंग उनको भी ऑफर करते हैं जिन कपल्स में जो मेल पार्टनर है वो आउट स्टेशन है, आर्मी में पोस्टेड है, साथ नहीं रहते, मर्चेंट नेवी में है, बट वाइफ प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करना चाहती है और ओके। उन्हें इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन यानी आईयूआई से प्रेगनेंसी की जा सकती है। ओके। कुछ मेल्स को स्पर्म सैंपल देने में दिक्कत होती है जब वो इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं। उनका एक बैकअप सैंपल हम पहले से फ्रीज करके रखते हैं ताकि साइकिल जो ट्रीटमेंट की है वो ऑप्टिमली यूटिलाइज हो सके। ओके। डॉक्टर मुझे ये भी बताइए कि अगर कोई कपल बांझपन का शिकार है तो स्पर्म डोनर की क्या भूमिका रहती है? देखिए, वो सभी केसेस जिनके अंदर स्पर्म काउंट नील है और टेस्टिस जो है वो फेल हो चुकी है, हमारी सारी जांचों पे ऐसा आता है कि कोई करेक्टेबल कारण नहीं है और टेस्टिस में स्पर्म का प्रोडक्शन, उत्पादन ही नहीं हो पा रहा है। ऐसे में बैंक से स्पर्म का यूज किया जा सकता है। डोनर सीमेन बैंक्स होते हैं जहाँ पे हेल्दी डोनर स्पर्म डोनेट करते हैं जिन्हें इन्फेक्शन के लिए स्क्रीन किया जाता है और उनके सीमेन सैंपल को यूज करके एक महिला आईयूआई या आईवीएफ जैसा भी फीमेल का ट्रीटमेंट हो उस हिसाब से प्रेगनेंसी हासिल कर सकती है। डॉक्टर अगर कोई जो कपल है वो आईवीएफ या आईयूआई ट्रीटमेंट करवाते हैं तो उसकी सक्सेस रेट क्या है? यदि हम आईयूआई ट्रीटमेंट की बात करें, वो एक तरीके का नेचुरल प्रोसेस का ही मॉडिफिकेशन है। उसमें सक्सेस रेट जो है 18 से 20% तक रहता है एक साइकिल में। और यदि कारण स्पर्म है और हमें डोनर सीमेन सैंपल का प्रयोग करना है तो आईयूआई के सक्सेस रेट 30 से 45% तक भी हो सकते हैं। आईवीएफ की यदि बात करें, आईवीएफ की टेक्निक आजकल बहुत एडवांस हो गई है और इम्प्रूव हो गई है। जी। आईवीएफ में सक्सेस रेट करीब 50 से 55% तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक साइकिल। जो दवाइयाँ होती हैं वो भी इनफर्टिलिटी का कारण होती हैं पुरुषों में किसी तरह की? जैसे आपने स्टेरॉइड्स की बात की, तो किसी तरह की दवाइयाँ भी इफेक्ट करती हैं आपकी इनफर्टिलिटी? जो भी हमारी स्टेरॉयडल मेडिकेशंस होती हैं वो स्पर्म की प्रोडक्शन को सप्रेस करती हैं। ओके। इसके साथ साथ जैसे हमने बताया, जो भी कीमोथेरेपी की दवाइयाँ, कैंसर से संबंधित इलाज की जो दवाइयाँ होती है वो स्पर्म की प्रोडक्शन को खराब करती है और उसे बहुत मिनिमल लेवल पर ले जाती है, जिससे प्रेगनेंसी आना अपने आप में मुश्किल रहता है। और भी कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो फीमेल हार्मोन को बॉडी में बढ़ाती हैं, वो भी स्पर्म प्रोडक्शन को नेगेटिवली अफेक्ट करती है। ओके।
डॉक्टर रिदम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने एक पिक्चर जो है वो बहुत क्लियर करी है हमारे आगे मेन इनफर्टिलिटी को लेके। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू सो मच। जैसा कि डॉक्टर ने भी बताया कि पुरुष बांझपन का इलाज मुमकिन है, इसलिए स्ट्रेस ना लें और अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। और अगर आपके दिमाग में कि प्रेगनेंसी से जुड़ा कोई भी सवाल है तो अभी डाउनलोड करें सहेली ऐप, जिसमें आपको प्रेगनेंसी से जुड़ी हर जानकारी मिलेगी, वो भी आपको अपनी भाषा में। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें दीजिए इजाज़त और हम कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ, नए गेस्ट के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए और अपना और अपनों का ध्यान रखिए और देखते रहिए TV9 डिजिटल।